हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 इकोनॉमिक्स से गाला पेपर 2 का सेक्शन सी। सेक्शन सी ना काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंदी भी होता है। बेसिकली ये सेक्शन में आपको 2 मार्क के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पूरा सेक्शन सी अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अपने 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं ना, तो आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सारे गाला पेपर्स के वीडियोस लेकर के आएंगे और उससे भी और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाला पेपर 2 के सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी जो आपका होगा वो टोटल 24 मार्क्स का होगा और यहां पे आपको 31 से 46 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और बात करें क्वेश्चंस की तो 12 आउट ऑफ 16 यानी कि 16 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से आपको 12 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, तो इस तरह से बन गए आपके 24 मार्क। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देके रखा है 31। स्टेट द इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट टू बी कंसीडर व्हाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम बनाते वक्त हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो पहला है 360 डिग्री मेक अ सर्कल। 360 डिग्री का एक सर्कल बना लो, ठीक है, और सर्कल हमेशा 360 डिग्री का ही होता है। और जो डिग्रीज होती है उसको सब डिवीजन में डिवाइड करो। आपको पता ही इसकी एक फॉर्मूला है डिग्री ढूंढने की, वो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट की जाएगी प्रपोर्शन के अंदर। और यहाँ पे जो भी हमको वैल्यू मिलेगी ना, वो टोटल डिग्री के अंदर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, सब डिवीजन कर लेंगे। से फॉर एग्जांपल ये अपना सर्कल है 360 डिग्री का, तो उसको इस तरह से अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया जाएगा और हर एक डिवीजन जो है वो अपनी एक वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता होगा। इफ रिवेलेंट डेटा इज टू बी कंपेयर्ड अक्रॉस रीजन और टाइम पीरियड्स देन 2 पाई ग्राफ्स बी ड्रॉन साइड बाय साइड। मतलब अगर हम लोग प्रॉपर तरीके का कंपैरिजन करना चाहते हैं ना, तो हम लोग 2 पाई डायग्राम बना सकते हैं और वो दोनों पाई डायग्राम का आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये दो डायग्राम के अंदर क्या फर्क है। जैसे यहाँ पे मान लो कि 40% दे के रखा है, तो यहाँ पे मान लो कि 35% है, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ये दोनों को। क्लियर? तो आसानी से कंपैरिजन किया जा सकता है। बट अगर आपने प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाया हो तो 360 डिग्री का डायग्राम बनाना है और डिग्री ढूंढने के लिए आपको प्रॉपर वेरिएबल्स का यूज करके कैलकुलेट करना है हर एक वैल्यू को, और उस वैल्यू को सब डिवीजन के अंदर डिवाइड करना है। और अगर आप 2 पाई डायग्राम को बाजू बाजू में रखोगे तो आसानी से कंपेरिजन किया जाएगा अलग अलग टाइम का, अलग अलग रीजन का। ठीक है, साइड बाय साइड। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्राफ्स आर कॉल्ड टाइम सीरीज ग्राफ। कौन से ग्राफ को हम लोग टाइम सीरीज ग्राफ कहते हैं? तो देखो बहुत इजी आंसर है। तो जो भी ट्रेड साइकिल होता है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जो भी साइकिल चलती है उसमें 3 तरह के चेंजेस देखने को मिलता है। एक होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म रेगुलर, और तीसरा होता है इरेगुलर इरेक्टिक चेंजेस। ठीक है, इस तरह से 3 अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। और यही जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ना, वो हम लोग स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से उसका ट्रेंड पता लगाते हैं। ठीक है, वो किस तरह के जा रहा है, उसका फ्लो किस तरह का है, वो हम लोग पता लगाते हैं। एंड व्हेन ग्राफ्स आर ड्रॉन टेकिंग दिस चेंजेस एज वेरिएबल एंड टाइम पीरियड एज बेस, मतलब जब ये जो चेंजेस है उसको हम लोग वेरिएबल लेते हैं और बेस में लेते हैं टाइम पीरियड। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पे हम लोग टाइम पीरियड लेते हैं। ठीक है, और वेरिएबल किस में लेते हैं? वाई एक्सिस पे, जो भी वेरिएबल हमको मिलता है वो। ठीक है, ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो यहां पे लेते हैं। तो इस तरह के ग्राफ को अपने क्या कहते हैं? टाइम सीरीज ग्राफ कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? बहुत इजी था। ठीक है, मेनली ये 3 चेंजेस पे डिपेंड करता है टाइम सीरीज ग्राफ, और ये 3 चेंजेस को हम लोग वेरिएबल की तरह ले और टाइम पीरियड को बेस की तरह ले, तो वो जो ग्राफ बनेगा उसको टाइम सीरीज ग्राफ कहा जाएगा। बोलो क्लियर हो गया ना? बहुत इजी था। नेक्स्ट आगे बात करें 33, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्टेट द मेन पॉइंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। अच्छा देखो, एग्जैक्टली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है उसका मीनिंग तो आपकी बुक में नहीं दे के रखा, पर मैंने उसके रिलेटेड कुछ कंटेंट दिया है। ठीक है, ये आप एग्जाम में लिखोगे इसकी जगह पे तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो, जो सबसे मोस्ट रिसेंट इंडिकेटर है ना, वो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो ये चीज याद रखना आप लोग कि एचडीआई कब आया था और कौन लाया था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाया गया था यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जिन्होंने प्रेजेंट किया था एचडीआर। एचडीआर मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 के अंदर, और उसी के अंदर इसके बारे में बताया गया था। क्लियर? आगे बात करें तो इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो आपकी बुक के हिसाब से देखें तो 3 कंपोनेंट्स है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है नॉलेज,
और तीसरा है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो आपको पता है कि जब कोई एक बच्चा पैदा होता है तो वो कब तक जिएगा उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कैलकुलेट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। अभी की बात करें तो अपने कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स है, मतलब ज्यादातर लोग जो है वो 68 ईयर्स तक जीते हैं, एवरेज जो है वो, ठीक है। नॉलेज मतलब लिटरेसी आ गया, और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब आप कैसे रहते हो, कैसे जीते हो, कैसे गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करते हो, और ये आपकी परचेसिंग पावर पैरिटी को भी बताता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है नंबर 34, बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच वन इज डिफिकल्ट टू मेजर एंड व्हाई। अब देखो 2 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें लिखने होते हैं 4 पॉइंट, ठीक है, कंपलसरी 4 पॉइंट लिखने हैं जिससे आपको प्रॉपर 2 मार्क्स मिले। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत छोटा है, ठीक है, तो थोड़ी चेंज द वॉइस करके भी मैंने लिखा हुआ है, आपकी बुक में दिया है वही चीज लिखी है, लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर, इन दोनों में से कौन डिफिकल्ट है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि ग्रोथ डिफिकल्ट है या डेवलपमेंट डिफिकल्ट है। तो याद रखना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डिफिकल्ट है मेजर करना, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही चीज यहां पे लिखी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना डिफिकल्ट होता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्यों डिफिकल्टी आती है, बिकॉज इसके अंदर ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं जो सोसाइटी में हो रहे हैं, और जो सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो चेंजेस को हम लोग जल्दी मेजर नहीं कर सकते। दैट्स वाई इसका लिमिटेशन है कि ये जो बदलाव हो रहे हैं वो मेजर किए जाते हैं और हम लोग जल्दी इसको मेजर नहीं कर सकते। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम लोग सोसाइटी के चेंजेस को मेजर करें। सो दैट्स वाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर, ठीक है। बहुत परफेक्ट आंसर लिखा हुआ है, 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। देन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू विथ एग्जांपल। यहाँ पे भी मैंने 4 पॉइंट दिए, दूसरा पॉइंट थोड़ा बड़ा हो गया है बिकॉज बुक में एग्जाम्पल देना था इस वजह से। चलो ये एग्जाम्पल के साथ मैं बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मनी को एज अ मेजर ऑफ वैल्यू क्यों कहते हैं। तो देखो मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी वैल्यू को मेजर करने के लिए। आपको पता होगा कि बार्टर सिस्टम जो पहले चलती थी ना, एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स लेना, ठीक है, हम सर्विस के बदले गुड्स ले रहे हैं, ये बार्टर सिस्टम में ये बहुत डिफिकल्ट था। याद रखना कि एक्सचेंज रेट क्या है। से फॉर एग्जांपल 20 किलो वीट के सामने कितने केजी राइस, मतलब कि 20 किलो मैं वीट दूंगा तो मेरे को कितना केजी राइस मिलेगा, या तो फिर 20 किलो मैं वीट दूंगा तो मेरे को कितने मीटर ऑफ क्लोथ्स मिलेंगे। ये सब याद रखना बहुत मुश्किल था, और किस बेसिस पे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, वो बहुत बड़ी दिक्कत थी। एंड 20 केजी ऑफ वीट के सामने कितना केजी ऑफ घी मेरे को मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी कि हम कैसे मेजर करें। और एक और दिक्कत ये थी कि हमेशा दोनों पार्टीज के मन में डिससेटिस्फेक्शन रहता था कि उसको लगता था मैंने ज्यादा दिया और सामने वाले ने कम दिया है, ठीक है, ऐसा होगा क्योंकि बार्टर सिस्टम ये दिक्कत थी। अब हुआ क्या, जब से पैसा आया है तो मनी ने ये सारी चीजें बहुत इजी कर दी है, क्योंकि हर एक चीज की वैल्यू आ गई है, गुड्स और सर्विस की। हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और एसेस कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 20 किलो वीट के सामने 20 किलो घी, कौन ज्यादा महंगा हुआ, हमको क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए, आसानी से मेजर भी कर सकते हैं। और आज की डेट में हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि 20 किलो वीट के सामने कितना केजी घी होगा। कैसे? तो प्राइस की वजह से, हर एक की प्राइस डिसाइड हो गई है। तो मनी जब से आया तब से प्राइस सिस्टम आ गई है, जिससे हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग गुड्स को। नहीं मैंने जैसे कहा कि 20 किलो वीट के सामने कितने मीटर क्लोथ मिलेगा या कितना घी मिलेगा, वो प्राइस के बेसिस पे आसानी से कंपेयर हो सकता है। और इसकी वजह से जब से मनी आया है तो अपना जो डिसीजन मेकिंग है ना वो फास्टर हो गया, और आसानी से चीजें हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखो पैसों की जरूरत ना सभी लोग को है, कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है और उसके सामने हमको गुड्स दे देता है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये अपने ने पढ़ा नंबर 35। नेक्स्ट है नंबर 36। ये ना बुक के अंदर नहीं है तो मैंने थोड़ा इंटरनेट से ढूंढ के ये आंसर लिखा हुआ है। स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। तो 2 एडवांटेजेस है, मन से बना के भी लिख सकते हो। पहला है सिंपल एंड डायरेक्ट एक्सचेंज, मतलब कि जो गुड्स है यहाँ पे डायरेक्टली एक्सचेंज किए जाते थे एक दूसरे के साथ, मेकिंग द सिस्टम इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। मतलब पहले क्या था, लोग कम थे, एक छोटा गांव है उसमें कम लोग रहते हैं, लोग आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, बढ़िया जिंदगी जी रहे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। यूजफुल व्हेन मनी इज नॉट अवेलेबल, और ये बार्टर सिस्टम तब ज्यादा अच्छी थी, यूजफुल थी जब पैसा नहीं था। तो रूरल और ट्रेडिशनल सोसाइटी जो थी वहां पे पैसों की कमी हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोग अपनी नीड्स को म्यूचुअल एक्सचेंज के थ्रू पूरा
करते थे। मैंने नहीं कहा लोग कम है, एक छोटा गांव है, लोग अपने एक दूसरे की नीड्स पूरी कर रहे हैं, वो जो उगा रहे हैं वो सामने वाले को दे रहे हैं, वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो खुद ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीजें चल जाती थी पहले के टाइम पे। तब अपनी जो विलेज की लाइफ थी वो सिंपल लाइफ थी और बहुत हैप्पी लाइफ हुआ करती थी। बट जैसे जैसे पब्लिक बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा, लोगों की नीड्स बढ़ेगी, ठीक है, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो यही दो उसके एडवांटेजेस थे, सिंपल एंड डायरेक्ट एक्सचेंज एंड यूजफुल व्हेन मनी इज नॉट अवेलेबल। देन है क्वेश्चन नंबर 37 है मॉनेटरी पॉलिसी इज आल्सो नोन एज वन ऑफ द स्टेबलाइजेशन पॉलिसी एक्सप्लेन। तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी को क्यों स्टेबलाइजेशन पॉलिसी कहा जाता है ना, वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी का कंसेप्ट समझाने से पहले मैं कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। आपको पता है कंट्री के अंदर डिमांड ऑफ मनी, मतलब पैसों की भी डिमांड होती है और पैसों का भी सप्लाई होता है, जिसको अपने कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। डिमांड ऑफ मनी कहते हैं और सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं, दो चीजें अपने कहते हैं। तो डिमांड ऑफ मनी मतलब क्या, तो देखो पता है आपको आरबीआई जो होती है ना, उसका काम ये है, आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक, ठीक है, आरबीआई का काम ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके, कौन सी पॉलिसी, वापिस मैं कह रहा हूं मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके जो डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी है ना उसको बराबर करे। क्यों बराबर रखने की जरूरत है वो भी समझाता हूं। तो जो डिमांड, अगर सोचो कोई भी पैसों की डिमांड मार्केट में ज्यादा है और उसका सप्लाई मार्केट में क्या है, कम है। अब सोचो मार्केट में पैसों की जरूरत है और मार्केट में पैसा ही नहीं है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग कहेंगे कि मार्केट में क्या है, मंदी है। मंदी का मतलब क्या होगा, डिप्रेशन हम लोग कहेंगे। क्लियर हो गया ना। तो डिमांड ज्यादा है और पैसा है ही नहीं, ठीक है। मान लो कि पूरे मार्केट में ऐसा है कि व्यापार करने के लिए पैसों की जरूरत है पर मार्केट में पैसा ही नहीं है, तो उसको मंदी कहते हैं। और अगर मान लो मार्केट में डिमांड कम है और पैसा ज्यादा आ गया, सोचो मार्केट में डिमांड कम है और पैसा ज्यादा आ गया, तो उसको अपने क्या कहते हैं, उसको अपने इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। महंगाई बढ़ेगी। कैसे समझाता हूं, देखो मार्केट में आप सबके पास पैसा है पर मार्केट में इतने पैसों की जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा मार्केट में पैसा आ गया। मैं दुकानदार हूं, आप मेरे पास आए, मेरे को पता चला कि आप सबके पास पैसा है, ठीक है, तो आप लोग खरीदना है, तो मैंने क्या बोला, कोई भी गुड्स का भाव थोड़ा ज्यादा बोला तो मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। वैसे ही सारे दुकानदार को पता चल गया तो क्या होगा, सभी लोग अपने भाव को बढ़ा देंगे क्योंकि उनको भी तो कमाना है, ठीक है। तो सारे भाव अपना बढ़ा देंगे तो कंट्री में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो दोनों सिचुएशन खराब है, कंट्री में डिप्रेशन भी नहीं होना चाहिए, ना ही कंट्री में इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो डिप्रेशन और इन्फ्लेशन दोनों चीज खराब है। और ये जो डिप्रेशन और इन्फ्लेशन हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, तो डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ना और कम होना। तो डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और वो किसकी वजह से हो पाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबल करती है डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी को, दैट्स व्हाई इसको हम लोग स्टेबलाइजेशन पॉलिसी कहते हैं। समझ में आ गया, ये मैंने अपने हिसाब से समझाया। अब मैं आपको इसमें जो दिया है वो समझा देता हूं। देखो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो रेगुलेट करती है डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। इट इज एसेंशियल टू रेगुलेट दिस एज एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। देखो मैंने आपको अभी बताया कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बैलेंस, जो इम्बैलेंस हो चुका है उसको बैलेंस करे, ठीक है। कैसा इम्बैलेंस, डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी में, क्योंकि पता है जब भी इम्बैलेंस होता है ना तो इम्बैलेंस की वजह से या तो इन्फ्लेशन होता है या डिफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है या डिप्रेशन को ही हम लोग डिफ्लेशन भी कहते हैं। तो ठीक है, तो याद रखना इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन दोनों चीज हो सकती है, जिसकी वजह से अपनी कंट्री की जो इंडियन करेंसी है ना उसकी वैल्यू को इंपैक्ट पड़ सकता है। और इस वजह से डिस्टेबलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मॉनेटरी पॉलिसी को ही हम लोग वन ऑफ द स्टेबलाइजेशन पॉलिसी कहते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी अल्टीमेटली हमारी कंट्री का डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करती है। जितनी मार्केट में जरूरत है उतना ही पैसा जाना चाहिए, ना ही ज्यादा ना ही कम। बोलो क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है और ये स्टेटमेंट आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद करना। और अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को आप एक बार वापस रिवाइंड करो और रिवाइंड करके देखो कि कैसे डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी अपनी कंट्री में डिप्रेशन और इन्फ्लेशन लाते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12 जीएसईबी कॉमर्स के अंदर हो और आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, और उसकी प्राइस है 1999 जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक। और सच बता रहा हूं, अगर आप इस बैच में ज्वाइन हो गए ना तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली बढ़ेगा। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। और हम लोग बहुत एक्सपर्ट फैकल्टीज है, काफी सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं जीएसईबी के अंदर, तो आप लोग जरूर हमारी बैच को ज्वाइन करो। और कैसे ज्वाइन करना है तो ज्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। और अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। और अगर आप लोग को हमारी बैच में ज्वाइन करना है तो आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे नाम है यूजीटी, और अगर आप लोग के पास आईफोन है तो आईफोन के अंदर नाम है माई इंस्टीट्यूट करके, ठीक है। आप लोग आज के आज डाउनलोड करो और माई इंस्टीट्यूट आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, और उसके बाद आपको ORG कोड डालना होगा VUGKX, जिससे आपका ऐप जो है वो लॉगिन हो जाएगा। और सच में काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, और एंड मोमेंट पे ऐसा होता है ना कि जो आपके ट्यूशन के फैकल्टीज है, स्कूल के फैकल्टीज है, वो ढंग से नहीं पढ़ाते, जवाब नहीं देते। आप लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन हो, आपको हम लोग हर तरह के जो डाउट्स है ना वो क्लियर करेंगे। आप कितने भी बजे डाउट पूछोगे आपके डाउट्स तुरंत क्लियर हो जाएंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन कर लो और अपना रिजल्ट जो है वो इंप्रूव करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे, नंबर 38, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो। तो याद रखना कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो कैश रिजर्व रेशियो मतलब होता है, मैं आपको मेरे हिसाब से पहले समझा दूं तो देखो ये बैंक है, ठीक है। अब बैंक के अंदर पैसा कहां से आता है, तो हम जैसे लोग जो है वो पैसा इकट्ठा करके डिपॉजिट करते हैं। तो हम लोग कौन हुए, पैसे डिपॉजिटर हुए ना। तो जब भी बैंक के पास पैसा आता है, किसके पास से, डिपॉजिटर्स के पास से, तो वो पैसे को वो क्या करती है, जनरली लोन के अंदर देती है, हम जैसे किसी लोग को, ठीक है, लोन दे देती है। अब बात करें तो बैंक जब भी जैसे मान लो 1000 रुपए आए, ठीक है, बैंक के पास 1000 रुपीज आए, हमने 1000 रुपीज बैंक के अंदर जमा करवाए, ठीक है। अब बैंक जो है उसमें आरबीआई के रूल्स के हिसाब से आरबीआई ऐसा कहती है कि हर बैंक को सीआरआर मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल बैंक ने कहा कि सीआरआर आपको मेंटेन करना है 20%, आरबीआई ने कहा कि हर बैंक को 20% सीआरआर मेंटेन करना है। मतलब हमने जो 1000 रुपए डिपॉजिट करवाए उसमें से 200 रुपए बैंक अपने पास रखेगा और बाकी के जो 800 रुपए है ना उसकी लोन दी जाएगी। मतलब कि बैंक ने जो 200 रुपए अपने पास रखे ना उसको क्या कहेंगे, सीआरआर कहेंगे, कैश रिजर्व रेशियो कहेंगे। और आरबीआई के रूल्स के हिसाब से हर बैंक को सीआरआर मेंटेन करना जरूरी है। किन पैसों से, जो पैसा डिपॉजिटर्स के थ्रू बैंक के पास आए उन पैसों से। बोलो क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको सीआरआर के बारे में समझाया। अब मैंने पहले अपने हिसाब से समझाया, अब यहां पे दिया है ना वो हम लोग समझते हैं। तो देखो सीआरआर मतलब क्या है, तो सीआरआर एक ऐसा मिनिमम अमाउंट है स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। जैसे मैंने कहा ना सीआरआर 20% आरबीआई ने कहा, तो वो एक ऐसी स्पेसिफिक अमाउंट है जो हर कमर्शियल बैंक को मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। जो भी पब्लिक डिपॉजिट आता है, वो पब्लिक डिपॉजिट यानी जो भी लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं उसमें से एक फिक्स अमाउंट जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है आरबीआई को, आरबीआई के हिसाब से, और आरबीआई के पास मेंटेन करनी पड़ती है। अब ये जो 200 रुपए है ना वो कहां जाएंगे पता है, ये 200 रुपए जाएंगे आरबीआई के पास, आरबीआई के पास उसको रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इनिशियली सीआरआर वाज डिसाइडेड टू बी 5% ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड 2% ऑफ टाइम डिपॉजिट। जब सीआरआर का कंसेप्ट आया था ना तब 5% डिमांड डिपॉजिट रखा जाता था। डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है हम लोग जो भी सेविंग अकाउंट्स में पैसा डालते हैं ना उसमें से 5% मेंटेन करना, और 2% टाइम डिपॉजिट यानी कि जो एफडी करवाते हैं उसमें से 2% पैसा जो है वो सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। फिर आगे बात करें, इट वॉज वेरिएबल एज पर द रिक्वायरमेंट फेल्ट बाय आरबीआई, और ये जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल यानी कि इसको बदलते रहते हैं सीआरआर को, आरबीआई को जैसी रिक्वायरमेंट लगती है उस हिसाब से। और 1962 से जो सीआरआर है वो 3% से 15% के बीच में रहा है। ये 1 मार्क में आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है और 1 मार्क में भी आ सकता है कि जो भी टोटल डिपॉजिट है बैंक के पास उसमें से हर बैंक को 3 या तो 15% इसके बीच में ही सीआरआर रहा है, ना 3% से कम गया है ना 15% से ज्यादा गया है। बोलो क्लियर हो गया। इन शॉर्ट सीआरआर मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पैसा जो कोई भी बैंक के पास पब्लिक से आता है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो आरबीआई के पास जमा करवा देना है और बाकी के पैसों की वो दे सकते हैं लोन। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 39 पे।
जेंडर इनइक्वालिटी एज अ रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। क्यों जेंडर इनइक्वालिटी एक सबसे बड़ा रीजन है पॉवर्टी का इंडिया के अंदर? एक्सप्लेन। ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, चलो समझते हैं। तो देखो इंडिया के अंदर ना जेंडर इनइक्वालिटी शुरुआत से है, ठीक है, एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है। सोसाइटी जो है वो वुमेन्स की हेल्थ का कम ध्यान रखती है और उसी वजह से जो वुमेन्स है उनको हायर लेवल ऑफ माल नरिशमेंट, यानी कि माल नरिशमेंट को हम कह सकते हैं कि उनको थोड़ी कमजोरी देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है, लो वेट्स, वीकनेस, ये सारी चीजें वुमेन्स के अंदर देखने को मिलती है। और इसकी वजह से हाई मटेरियल मोर्टालिटी भी होती है। मटेरियल मोर्टालिटी मतलब कि चाइल्ड बर्थ के दौरान बच्चा मर जाता है, या हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है न्यू बॉर्न चाइल्ड को, ठीक है, ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स है। और वर्क अलोकेशन की बात करें ना तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि वुमेन्स को कंपलसरी घर पे रहना है, ठीक है, कंपलसरी घर पे बैठना है, और उसकी वजह से उनका एजुकेशन कम रहता है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलती है। अब आप एक सिंपल चीज सोचो कि नॉर्मली हम कहीं पे काम भी वुमेन्स को देते हैं ना, तो मैन के कंपेयर में वुमेन्स को कम पे किया जाता है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से वुमेन्स पीछे रह जाती है और इसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती है, और वुमेन्स को काम नहीं करने दिया जाता, घर पे बिठा के रखा जाता है। अब सोचो देश में आधी जनता तो वुमेन्स है, 50% तो वुमेन्स है। अब वुमेन्स ही घर पे बैठ गई तो इकोनॉमी कितनी पीछे हो जाएगी। तो वुमेन्स को भी काम करवाना पड़ेगा, वो भी अपने लिए एम्पावरमेंट करेगी, वुमेन्स एम्पावरमेंट करेगी, जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो धीमे धीमे कम हो जाए। तो जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से इंडिया में पॉवर्टी बढ़ी है, ये भी एक कारण है। नेक्स्ट नंबर 40 क्वेश्चन पे बात करें, स्टेट द पॉपुलर मेथड्स टू मेजर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और फुल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ओपन और फुल अनएम्प्लॉयमेंट की 3 मेथड है मेजर करने की, पॉपुलर 3 मेथड्स है। पहला है थ्रू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर, नंबर 2 है थ्रू सैंपल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई, एंड नंबर 3 है थ्रू सेंसस। तो ये 3 मेथड के थ्रू हम लोग जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है उसको मेजर कर सकते हैं। देन बात करें 41, प्रिपेयर द लिस्ट टू मेजर रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रिड्यूस करने के लिए हमको उसके मेजर्स लिखने हैं, तो टोटल 7 मेजर्स देके रखे। नंबर 1 इज पॉपुलेशन कंट्रोल, नंबर 2 इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉय ओरिएंटेड प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड education, development of cottage and small scale industry, extension of infrastructure facilities, special and expansion of green revolution in agriculture sector। तो ये थे कुछ 7 पॉइंट, हेड पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ का है प्रिपेयर द लिस्ट। तो मैं तो कहूंगा सातों के 7 हेड पॉइंट्स आप लोग लिख के आना। देन है नंबर 42, negligence towards agriculture has increased the problem of unemployment in India, explain। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ बहुत बेदरकारी दी है, एकदम इग्नोर ही किया एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिसकी वजह से कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ी है। समझते हैं क्या देके रखा है। तो देखो इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो पॉलिसी है ना, वो ज्यादा फोकस करती है बाकी सारे सेक्टर्स पे रेदर देन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतना ध्यान नहीं दिया, बाकी जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर उस पर काफी ध्यान दिया, और एग्रीकल्चर को कम इंपॉर्टेंस मिलने की वजह से ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, और जो प्लानिंग करना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर का वो फेल हो गया, ठीक है, जिससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाया। और ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका एडवांटेज क्या हुआ कि यहाँ पे काफी जो कुछ स्टेट्स है उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का एडवांटेज लिया, जैसे पंजाब, हरियाणा, सारे स्टेट तक इसका फायदा नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हो गया। अब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा सारे स्टेट में होना चाहिए था अपनी इंडिया के अंदर, पर उसमें 1, 2 या 3 स्टेट को ही ज्यादा से ज्यादा फायदा हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 43, एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पे पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ ओनरशिप, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे तो मेनली 4 है, ठीक है, जिसमें पहला है पब्लिक सेक्टर यूनिट। अच्छा, पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या होता है? तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ओनरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के हाथों में हो, उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहते हैं। बहुत ईजी था ना इसका मीनिंग, क्या समझाया मैंने? कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें ओनरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, उसको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल रेलवे, टेलीफोन, पोस्ट, ये सारे एग्जांपल हो गए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है उसको क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। इसके सब कैटेगरीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, 2 मार्क का क्वेश्चन है, वैसे भी ये काफी बड़ा हो जा रहा था, तो इसके मैंने हेड पॉइंट्स लिख लिए। पहला है डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री, दूसरा है पब्लिक कॉर्पोरेशन, और तीसरा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी।
कंपनी। नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 2 है अपना प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। तो वहां पे देख सकते हो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट हैंडल करती थी और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में तो ऐसी इंडस्ट्रीज आती है जिसको ओन्ड और मैनेज किया जाता हो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, जिसको प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। और यहां पे जो मैनेजमेंट होता है ना वो अंडर पर्सनल ओनरशिप या पार्टनरशिप देखने को मिलेगा। पर्सनल ओनरशिप यानी कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, या पार्टनरशिप में देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या टीवी या शू मेकिंग इंडस्ट्री, ये सारे एग्जांपल हुए प्राइवेट सेक्टर यूनिट के। देन बात करें तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है? तो ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट जो गवर्नमेंट ने काफी सारी ओनरशिप दूसरे को दे दी है, ठीक है, या तो कोई इंस्टीट्यूशन को या लोगों को। मतलब कि 51% से ज्यादा ओनरशिप लोगों के पास है, या तो फिर पीपल के पास है, या तो फिर किसी इंडस्ट्री या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास है, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास जो ओनरशिप है ना वो 49% से कम है। गवर्नमेंट के पास जो ओनरशिप है वो 49% से कम है। वैसे इंडस्ट्रीज को जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है। और यहां पे आप देख सकते हो इसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट है ना उनका कंट्रोल रहता ही है। देखो लिखा भी है, दो इंडस्ट्री इन जॉइंट सेक्टर स्टिल इन रिमेन्स कंट्रोल इन द गवर्नमेंट के हाथ में इनका कंट्रोल्स रहता ही है। जैसे एग्जांपल दे तो जीएसपीसी, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हुआ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का। और याद रखना जॉइंट स्टॉक कंपनी अलग है और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो अलग है। यहाँ पे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी था ना ये अलग है और यहाँ पे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री अलग है। पता है आपको इसमें क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट का हिस्सा ज्यादा होता है, 51% से ज्यादा गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है और पब्लिक और वो सब की कम होती है। और इसमें ज्यादातर लोगों की और इंस्टीट्यूशंस की होती है और गवर्नमेंट का हिस्सा जो होता है वो कम होता है। क्लियर? और लास्ट है नंबर 4, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री मतलब कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कोऑपरेटिव एक्टिविटी करती हो जिससे जो एक्सप्लॉइटेशन है ना वो स्टॉप होता हो। स्मॉल और मार्जिनल ओनर्स है उनका एक्सप्लॉइटेशन स्टॉप होता हो, लेबरर्स जो है वो लोग के सामने मतलब कुछ गलत चल रहा है तो उसको रोकने के लिए ऐसी इंडस्ट्री आगे आती है। एक्सप्लॉइटेशन अगेंस्ट कंज्यूमर के अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है वो रोकने के लिए। तो ऐसी इंडस्ट्री जो लोगों के बेनिफिट के लिए काम करती हो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रीज ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। बोलो क्लियर हो गया? इसका हम लोग एग्जांपल भी देख सकते हैं। कुछ ऐसी शॉप्स जो डेली एसेंशियल कमोडिटीज देती हो, डेयरी, जैसे आपको पता होगा अमूल, ठीक है। अमूल इज अ वन टाइप ऑफ जॉइंट कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। डेयरीज, फिर कुछ बैंक्स है ऐसी, जैसे एग्जांपल दे तो कड़ी नागरिक कोऑपरेटिव बैंक हो गई, महसाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गई, कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक, ऐसी काफी सारी बैंक है जो लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देती है, ज्यादा इंटरेस्ट उनको डिपॉजिट्स पे देती है। तो ऐसा ऐसा लोगों के अच्छे के लिए काम करे ना उसको कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे इफको, क्रिप्को, इफको मतलब इंडियन फर्टिलाइजर फार्मर कोऑपरेटिव लिमिटेड, देन क्रिप्को मतलब कृषिक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ये सारे एग्जांपल्स है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन सोशल कॉज ऑफ माइग्रेशन। क्या सोशल कॉज है माइग्रेशन होने का? तो पहला है मैरिज। देखो एक बार जब मैरिज हो जाते हैं ना कोई भी वुमेन के, तो वुमेन जो है वो अपनी नेटिव को छोड़ के माइग्रेट हो जाती है डिस्टेंट प्लेस पे, दूसरी जगह पे माइग्रेट हो जाती है अपने हस्बैंड के साथ, जिसको अपने सोशल माइग्रेशन कहते हैं। एंड दूसरा है टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम सोशल रिचुअल्स। बहुत सी बार सोसाइटी जो होती है विलेज के अंदर, खास करके गांव की बात करें तो वहां पे बहुत ट्रेडिशनल रिचुअल्स चलते हैं, ऑर्थोडॉक्स लोगों के बिहेवियर होते हैं, पुरानी सोच विचार बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलती है। और अर्बन सोसाइटी उसके सामने क्या होती है? एकदम लिबरल थिंकिंग होती है, ठीक है, मॉडर्न लाइफस्टाइल होती है। तो जो गांव के यूथ है, ठीक है, जो गांव के यूथ है, युवा है, वो लोग ऐसी सब चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होते हैं। तो वो लोग ना अर्बन एरियाज में सेटल होने की कोशिश करते हैं, चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। और वो ये जो सारे रिचुअल्स है रूरल एरिया में या रिजिडिटी चल रही है, ठीक है, रिजिडिटी मतलब कि जो पुरानी चीजों से बंधे होना, ठीक है, वो सारी चीजों को छोड़ के वो शहर में चले जाते हैं और परमानेंट बेस पे माइग्रेट कर देते हैं। तो ये दो सोशल रीजंस है, सोशल कॉज है, मैरिज और टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम सोशल रिचुअल्स। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेकिंग सोनास्त्र। ये आपका नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। सोनास्त्र को कैसे बनाया जाता है, उसकी मेथड क्या है। देखो आप ये वाला चैप्टर स्किप भी कर सकते हो बिकॉज आप इसको ऑप्शन में निकाल सकते हो, ठीक है। टेक 200 ग्राम्स ऑफ जिंजर पाउडर। इसको बनाने का तरीका, जिंजर पाउडर लो,
या तो फिर 200 ग्राम्स ऑफ फॉल्स ब्लैक पेपर, जिसको अपने वावड़ी बोलते हैं, ठीक है, उसको 2 लीटर पानी के साथ मिक्स करो और कवर करो और फिर उसको कुक करो एंड अंटिल इट रिड्यूस्ड बाय हाफ, मतलब जितना हमने पूरा पानी के साथ मिक्स किया था जब तक वो आधा नहीं हो जाता ना, तब तक हम उसको मिक्स करते जाए और उबालते जाए, ठीक है। देन टेक इट डाउन एंड लेट इट कूल। उबालने के बाद उसको फिर हम लोग क्या करें, ठंडा कर दे। कवर एंड बॉइल 2 लीटर्स ऑफ काउ मिल्क। अब देखो, इन अनदर वेसल, काउ मिल्क को हम लोग दूसरे वेसल में ले, आफ्टर दैट कूल द मिल्क, उसको भी गर्म करे और उसको ठंडा करे। रिमूव द टॉप क्रीम, यानी जो मलाई होती है उसको हटा दो। द फंगस कंट्रोल बाय मिक्सिंग 200 लीटर्स ऑफ वाटर विथ स्किम्ड मिल्क। अब क्या हो गया, स्किम्ड मिल्क मतलब जब मलाई हटा दी तो लो फैट मिल्क हो जाता है, उसमें फैट रिड्यूस हो जाता है, जिसको स्किम मिल्क कहा जाता है। तो वो स्किम मिल्क को, वो जो 200 लीटर पानी था ना जिसमें हम पहले बना रहे थे, उसके साथ मिक्स कर दो एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट, स्टेनिंग इट थ्रू अ क्लॉथ एंड स्प्रेडिंग ऑन द क्रॉप विद इन 48 आवर्स। और लास्ट में उसको एक कपड़े में बांध दो और कपड़े में बांध के फिर उसमें मिला के अपने स्प्रे कर सकते हैं क्रॉप पे 48 आवर्स के अंदर। मतलब इसको बनाने की प्रोसेस में टोटल 48 आवर्स लग जाते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थे सोना अस्त्र बनाने के, ये इस बार नया चैप्टर आया है, ठीक है। नेक्स्ट है 46, व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स, विच क्रॉप्स आर इंक्लूडेड इन इट। ये आपकी बुक में तो इतना डिटेल में नहीं दिया, बट नेट से मैंने थोड़ा बहुत उठा लिया जिससे आप एग्जाम में लिख पाओ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे इस पूरे सेक्शन का। तो खरीफ क्रॉप क्या होता है, तो ऐसा क्रॉप जो कल्टीवेट किया जाता है मॉनसून सीजन में और इसको ग्रो किया जाता है जून टू जुलाई और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर और अक्टूबर के अंदर। और ये क्रॉप जो है वो मॉनसून सीजन्स में, यानी बारिश होती है तब इसका ग्रोथ अच्छा खासा होता है। और ये जो क्रॉप्स होते हैं वो हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस में भी आराम से टिक सकते हैं। एग्जांपल दे तो राइस, मेज, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, शुगर केन, ये सारे बारिश के क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स है। और इसमें और कौन से एग्जांपल्स आ गए, तो ग्रेन्स में बात करें तो राइस, पैडी आ गया, मेज, ज्वार, फिर बाजरा, ठीक है, जिसको पर्ल मिलेट कहते हैं। देन ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, पीनट आ गया, सोयाबीन आ गया। फिर फाइबर क्रॉप में कॉटन और ज्यूट आ गया। पल्सीज में अरहर, जिसको पिजन पी कहते हैं, ब्लैक ग्राम उड़द बोलते हैं, और अदर्स में आ गया सुगर केन। तो ये इसके सारे एग्जांपल्स हो गए। बोलो क्लियर हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको गाला पेपर 2 का सेक्शन सी प्रॉपर तरीके से समझा दिया। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप लोग हमारी ऐप में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।